नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन में मैंने एक डिस्कशन छेड़ा था जो था ईपीएस हायर पेंशन को लेकर। दोस्तों 29 जनवरी 2023 को मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने डिस्कशन किया था हायर पेंशन को लेकर, और जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत सारा प्यार दिया, और इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं दोस्तों। लेकिन जब मैंने उस वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज पर आपत्ति उठाई थी कि मैंने उस वीडियो में बेसिक प्लस जीए को कांस्टेंट लेकर कैलकुलेशन किए थे, और शायद इसी बात पर लोगों का एतराज था कि बेसिक प्लस जीए किसी भी आदमी का पूरे सर्विस पीरियड में कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा इंक्रीमेंटल होता है। जब आदमी ज्वाइन करता है तो बेसिक प्लस जीए कम होता है, और जब आदमी रिटायर होता है तो बेसिक प्लस जीए बहुत ज्यादा होता है। तो इसी बात को लेकर दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं जहां पर मैंने रियल लाइफ केसेस लेते हुए इंक्रीमेंटल बेसिक प्लस जीए को कंसीडर किया हुआ है, और शायद ये कैलकुलेशन आपको एक बहुत क्लियर और रियलिस्टिक पिक्चर दे सकता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंटल बेसिक प्लस जीए की केस स्टडीज हम लेने वाले हैं। हम इसमें ये सिनारियो भी कंसीडर करने वाले हैं कि अगर हमारी डेथ हो जाती है पेंशन लेने के बाद में, तो किस तरह से हमारे जो स्पाउस है या हमारे जो भी नॉमिनीज होंगे वो किस तरह से उस पेंशन को रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और किस तरह से हमको उस अमाउंट को जो हम ईपीएस के हाथ में देने वाले हैं उसको हमने हेज करना चाहिए ताकि किसी भी सिनारियो में हम नुकसान में ना जाए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो केसेस लिए मैंने उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला केस हम उन लोगों के लिए लेंगे जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं या 2023 में रिटायर होने वाले हैं। दूसरा केस हम लेंगे जो लोग 2038 के आगे पीछे रिटायर होने वाले हैं, और तीसरा केस हम लेंगे जो 2045 के आगे पीछे रिटायर होने वाले हैं। मतलब कि द फर्स्ट केस विल बी डीलिंग विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी रिटायर्ड और रिटायरिंग इन 2023। द सेकंड केस विल बी डीलिंग विद द पीपल दोज हु आर गोइंग टू रिटायर नियर अबाउट 2038, एंड द थर्ड केस विल पर्टेन टू द ईयर 2045 एंड द नियर बाय पीरियड्स। दोस्तों इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने एक ऐसा पिक्चर ला सकूं जहां पर मैं आपको बता सकूं कि अगर आप हायर ईपीएस के लिए जा रहे हो तो आप जो भी पैसा ईपीएस को वापस दोगे वो पैसा आप कितने साल में रिकवर कर सकते हो, कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हम यहां पर एक सिनारियो और डिस्कस करेंगे कि जहां पर आपने हायर ईपीएस का ऑप्शन लिया हुआ है और आपकी पेंशन शुरू हो जाने के 2 या 3 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके बाद जो पेंशन आपकी वाइफ को मिलेगी उस पेंशन से रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो डेथ सिनारियो है इसको हेज कैसे किया जाए ताकि आपका जो दिया हुआ पैसा, आपने जो ईपीएस को पैसा दिया हुआ है वो वेस्ट ना जाए। तो आइए दोस्तों वैल्यूडेशन में शुरू करते आज का डिस्कशन हर्षवर्धन पडोले के साथ। दोस्तों इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा जिनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको ईपीएस को पैसा वापस क्यों करना है अगर हमको हायर पेंशन चाहिए तो। दोस्तों 29 जनवरी का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियर कैलकुलेशन बताया था कि हमको पैसे वापस क्यों देने और देने हैं तो किस कैलकुलेशन के तहत देने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वीडियो जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक और कंडीशन डिस्कस करना चाहूंगा, और वो कंडीशंस होंगी एलिजिबिलिटी को लेके कि कौन कौन लोग एलिजिबल है हायर पेंशन को जाने के लिए। क्या हर कैटेगरी के लोग हायर पेंशन को ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो टोटल 4 सिनारियो बनता है। इसमें से पहला सिनारियो है कि ऐसे लोग जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं, एम्प्लॉयमेंट पर लगे हुए। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए 2 सिनारियो और बनता है जहां पर उनका बेसिक प्लस जीए या तो 15,000 से ऊपर होगा या तो 15,000 से कम होगा। तो अगर दोस्तों किसी का बेसिक प्लस जीए 15,000 से कम है तो वो ईपीएस का मेंबर बन सकता है, लेकिन हायर ईपीएस के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने 29 जनवरी वाले वीडियो में बताया था कि आपका जो ईपीएस कैलकुलेट होगा वो मैक्सिमम 15,000 के सीलिंग पर कैलकुलेट होगा, और आपकी जो पेंशन एलिजिबिलिटी बनेगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7,500 प्रति महीने की एलिजिबिलिटी पर ही बनेगी। मतलब कि ऐसे लोग जो 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किए और उनकी बेसिक प्लस जीए 15,000 से कम है वो ईपीएस के पार्ट बन सकते हैं, और उनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेंशन बनेगी 7,500, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए 15,000 का बेसिक प्लस जीए का सीलिंग है। अब दोस्तों वो लोग जिनकी बेसिक प्लस जीए 15,000 से ऊपर है वो लोग ईपीएस के मेंबर होने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। ये जो बदलाव हुआ था ये हुआ था 2014 के ईपीएफओ के अमेंडमेंट के तहत, और इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। तो दोस्तों पहले सिनारियो को अगर हम समराइज करेंगे तो समरी यही होगी कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किए हुए हैं और जिनकी बेसिक प्लस जीए 15,000 से कम है वो लोग हर महीने 7,500 की पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, और जिनकी बेसिक प्लस जीए 15,000 से ऊपर है वो ईपीएस के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। दोस्तों दूसरा सिनारियो बनता है उन लोगों के लिए जो 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं।
दोस्तों 1996 में क्लॉज 11(3) के तहत ईपीएफओ ने एक ऑप्शन दिया था कि अगर कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलकर एक्चुअल सैलरी पर पेंशन क्लेम करना चाहते हैं तो वो अपना डिपोजिशन दे सकते हैं, अपना अमाउंट डिपॉजिट कर हायर ईपीएस के लिए जा सकते हैं। जिस समय पर यह फैसला आया था उस समय पर बेसिक प्लस जीए का मैक्सिमम सीलिंग हुआ करता था 6500, तो वहां पर ऑप्शन दिया गया था किसी को अगर 6500 के ऊपर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन देना है और हायर ईपीएस को क्लेम करना है तो वो वहां पर ऑप्ट कर सकता था। लेकिन 2014 में जब एक्ट में अमेंडमेंट किया गया तो उस समय पर बेसिक प्लस जीए का सीलिंग 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया गया था। और यहां पर ईपीएफओ ने कहा था कि जिन लोगों ने पहले ऑप्ट किया हुआ है हायर पेंशन के लिए उनको फिर से एक बार ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने की जरूरत है। तो दोस्तों 2014 में जिन जिन लोगों ने हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर फॉर्म सबमिट किया था वो लोग आज भी एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म रीसबमिट नहीं किया था वो एलिजिबल नहीं है। ईपीएफओ का कहना है कि जो लोग 2014 में बिना ऑप्शन फॉर्म सबमिट किए रिटायर हो चुके हैं वो लोग ईपीएस से एग्जिट कर चुके हैं और उनके लिए हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जो लोग 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनको इन मुद्दों पर पूरी क्लैरिटी अभी मिल चुकी होगी। दोस्तों यहां पर तीसरा सिनेरियो यह बनता है कि जो लोग 2014 से पहले रिटायर कर चुके हैं लेकिन उन्होंने ऑप्शन फॉर्म ईपीएफओ को सबमिट किया था, लेकिन ईपीएफओ ने उनका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसे लोग जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था लेकिन उन्होंने सबमिट किया है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर के जजमेंट के हिसाब से एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए। वो अब अपना फॉर्म दे सकते हैं और हायर पेंशन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर चौथा सिनेरियो उन लोगों के लिए बनेगा जो 2014 के पहले एम्प्लॉयमेंट पर लग चुके हैं और कंट्रीब्यूट करते ईपीएस के लिए, ईपीएस के मेंबर है वो सारे लोगों के लिए जो आज तक वर्क कर रहे हैं 1 सितंबर 2014 के बाद, वो सारे लोग हायर ईपीएस के लिए बाय डिफॉल्ट एलिजिबल है। दोस्तों यहां पर इन 4 सिनेरियो के अलावा भी एक 5वां सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। वो सिनेरियो उन लोगों के लिए जो लोग कभी कोर्ट में केस जीत चुके थे और उनके लिए पेंशन बढ़ाकर दी गई थी। तो ईपीएफओ ने कहा है कि ऐसे सारे केसेस को एक बार रिविजिट किया जाएगा और वहां पर तय किया जाएगा कि ये लोग हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एलिजिबिलिटी को लेकर आपके दिल में जो भी डाउट होंगे वो यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए दोस्तों डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में मैं आपके साथ में 3 केसेस डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों पहला केस हम उस आदमी का लेकर चलेंगे जो आदमी 2023 में रिटायर होने वाला है। दोस्तों ये जो सिनेरियो हम लेने वाले एक ऐसे आदमी का जो 2023 में रिटायर होने वाला है, ये इक्वली एप्लीकेबल है उन सारे लोगों के लिए जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं और जो लोग अगले 5 से 6 साल में रिटायर होने वाले हैं। अगर हम रिटायरमेंट का साल बदल दे तो सिर्फ वैल्यूज में फर्क आएगा, लेकिन ओवरऑल जो रिकवरी होगी या जो रिकवरेबल एज होगी, जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा इन सारे केसेस के लिए 2014 सितंबर से लेके ऑलमोस्ट 2027-28 तक के लिए। तो आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं उस आदमी की पेंशन जो 2023 में रिटायर होने वाला है। दोस्तों यहां जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला वो एक ऐसे महाशय का है जिन्होंने 1987 में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और जिनकी पेंशन एलिजिबिलिटी 1995 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। वो इस साल रिटायर होने वाले हैं और इसलिए हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। शायद वो सारे लोग जो 2014 से लेकर अभी तक रिटायर हो चुके हैं वो इस केस के साथ में इत्तेफाक रखते होंगे। दोस्तों मैं यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, भले ही आपने ऑर्गेनाइजेशन को 1987 में ज्वाइन किया होगा लेकिन आपका जो पेंशन कैलकुलेशन होगा वो 1995 से ही होगा, क्योंकि 11 नवंबर 1995 से ही ईपीएस लागू हुआ था और वहीं से सारे कैलकुलेशन होंगे। जो आपके ईयर्स ऑफ सर्विस होंगे फॉर पेंशन वो भी 1995 से ही कैलकुलेट होंगे, जो आपका बेसिक प्लस जी होगा वो भी वहीं से कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसी तारीख से आपका बेसिक प्लस जीए का जो कंट्रीब्यूशन था वो ईपीएस में जाने लगा था। तो मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जिस दिन से सर हमने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया क्या वहां से बेसिक प्लस जीए का कैलकुलेशन होगा ईपीएस के लिए? नहीं, आंसर है कि 1995 नवंबर के बाद से जो भी कैलकुलेशन होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे पेंशन के लिए, क्योंकि उसके बाद से आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएस में जाने लगा था। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन महाशय का नवंबर 1995 में जो बेसिक प्लस जीए था वो था 6,750 रुपए। अब यहां पर देख रहे होंगे कि इनकी बेसिक दी है 6,750 रुपए, डीए 0 दिया गया और टोटल इनका 6,750 रुपए दिया गया, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय पर बेसिक प्लस जीए को कंबाइंड फॉर्म में रखकर कैलकुलेशन किया था। हो सकता है आपके केस में एक अलग सिनारियो हो जहां पर बेसिक अलग दिया हो, डीए अलग दिया हो, लेकिन जो टोटल होगा वो तो बेसिक प्लस जीए का ही होगा। तो ये सिनारियो भी बहुत रिलेवेंट है। ये जो मेरे मित्र है जिनका डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इनके डेटा में इनके ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 से लेके 2004 तक बेसिक प्लस जीए को एक कॉमन एंटिटी मानकर ही कैलकुलेशन किए थे, इसलिए इनका डीए फिगर्स नहीं है, लेकिन टोटल फिगर जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिक प्लस जीए को ही रिप्रेजेंट करता है। 2004 के बाद से क्लियर सेग्रीगेशन है बेसिक और डीए के बीच में, जहां से आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
दोस्तों ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेरे मित्रों को उनके ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, और क्योंकि डेटा बहुत पुराना है तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज होंगी, लेकिन ओवरऑल केस सिनेरियो रिमेंस सेम। अगर आप अपना डेटा इसमें डालकर फिट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरह से बनेगा। इन महाशय के डेटा में जो पहला रो है वहां पर एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है, इसीलिए हम इनके सेकंड रो से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, जो होगा दिसंबर 1995 का महीना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उनका बेसिक था 6,750 रुपए, और उनका टोटल बेसिक प्लस जीए भी 6,750 रुपए बन रहा था, क्योंकि इनके ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैलकुलेशंस किए थे वो बेसिक प्लस जीए को कंबाइन रखकर किए थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1999 सितंबर तक जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता था वो 10% जाता था, ना कि 12%, और 1999 के बाद से ये कंट्रीब्यूशन 12% गवर्नमेंट ने कर दिया था। इसीलिए आपको यहां पर दिखेगा कि जब दिसंबर 1995 में इनकी बेसिक प्लस जे 6,750 रुपीज थी, तब इनका जो कंट्रीब्यूशन जा रहा था 10% की रेट से जा रहा था, जो था 675 रुपीज। और उस टाइम की जो सीलिंग हुआ करती थी 5,000 रुपए की सीलिंग हुआ करती थी, जिसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट की जाती थी। तो दोस्तों अगर 5,000 रुपए का 8.33% अगर आप लेंगे तो वो होगा 417 रुपए, जो उनके पेंशन फंड में जाता था, जिसको हमने लिखा है यहां पर सीलिंग बेस्ड फैमिली पेंशन कंपोनेंट। तो दोस्तों इन महाशय का दिसंबर 1995 में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 10% के रेट से 675 रुपीज हुआ करता था, जिसका जो सीलिंग के हिसाब से पेंशन कंपोनेंट बनता था वो था 417 रुपए, और जो बचा हुआ 258 रुपीज था, मतलब 675 माइनस 417, जो 258 रुपीज था वो उनके पीएफ में जमा कर दिया जाता था। दोस्तों मैं यहां पर फिर से एक आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि 417 रुपए का फिगर यहां पर अराइव कैसे हुआ है। दोस्तों उस टाइम पे भले उनकी बेसिक प्लस जीए 6,750 रुपए थी, लेकिन जो सीलिंग था, जो कंसीडर करने के लिए सीलिंग था, वो था 5,000 रुपए का। तो भले ही आपकी बेसिक 6,750 रुपए होगी, आपका 8.33% ऑफ 5,000 ओनली विल गो टू ईपीएस। इसीलिए 8.33% ऑफ 5,000 जब आप निकालते हैं तो होता है 417 रुपए। लेकिन अगर दोस्तों एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो वो कितना होता, 8.33% ऑफ 6,750 रुपीज, विच कम्स आउट टू बी 562 रुपीज। तो जब हम हायर पेंशन के लिए जाएंगे तो आपको हायर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आपको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको 417 रुपए की जगह पर 562 रुपीज देने थे। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो होगा 145 रुपीज का। तो यहां जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 145 रुपीज का, वो यही दर्शाता है कि हायर पेंशन के लिए इनकी जो पेंशन कंपोनेंट था वो कैलकुलेट होना था 8.33% ऑफ 6,750 रुपीज, विच वुड हैव बीन 562 रुपीज। लेकिन इनका जो कैलकुलेशन हुआ वो 5,000 रुपए के सीलिंग के ऊपर हुआ, जो था 417 रुपए। तो जो डिफरेंशियल था 145 रुपीज का, वो इंटरेस्ट के साथ उनको वापस करना होगा ईपीएस को हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपके लिए एक छोटा सा डेटा बना लिया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पीएफ के रेट किस तरह से वेरी होते आ रहे हैं। दोस्तों नवंबर 1995 से लेकर फरवरी 2001 तक 12% का पीएफ इंटरेस्ट मिलता था। मार्च 2001 से फरवरी 2005 तक 10% मिलता था। मार्च 2005 से फरवरी 2010 तक 9% मिलता था। फिर से मार्च 2010 से लेकर फरवरी 2011 तक 10% सरकार ने पीएफ पे इंटरेस्ट दिया। फिर मार्च 2011 से लेकर फरवरी 2012 तक 8% का इंटरेस्ट रेट दिया। मार्च 2012 से फरवरी 2021 तक 9% का इंटरेस्ट रेट दिया, और मार्च 2021 के बाद से 8 to 8.1% कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट देते आ रही है। तो दोस्तों जो भी डिफरेंशियल हम पेंशन फंड को वापस करने वाले हैं, उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, उस समय पर जो भी पीएफ रेट का इंटरेस्ट था उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे डेटा के ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा दिसंबर 1995 में, मतलब जो रो 2 है, उस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट था पीएफ का वो था 12%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो 145 रुपीज पे हमको देना है वो कैलकुलेशन होगा 12% के हिसाब से। अब दोस्तों यहां पर एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, जो थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरह से ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। अगर आप दोस्तों पहला रो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस पेएबल जो फर्स्ट रो का था, मतलब नवंबर 1995 में इन महाशय का जो डिफरेंस पेएबल था वो था 353 रुपीज। जैसे कि मैंने आपको कहा था इनके डेटा में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी थी, ये डिस्क्रिपेंसी के तहत वो फिगर 353 रुपीज आ रहा है, जबकि अगले महीने में 145 रुपीज आ रहा है। तो दोस्तों हम डिस्क्रिपेंसी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपका डेटा जब आप डालेंगे, आपका तो रियल डेटा है, रियल टाइम डेटा है, तो रियल टाइम डेटा आपको करेक्ट फिगर्स देंगे। लेकिन यहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसी केस को लेकर चलेंगे। तो यहां पर समझिए जो पहला रो था, मतलब नवंबर 1995 में इन महाशय का डिफरेंशियल पेएबल था अराउंड 353 रुपीज का। अब उसके ऊपर जब 12% का इंटरेस्ट लगा तो उनको आया 4 रुपए प्रति महीने का इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैंने ये किया कि इस महीने के स्टार्टिंग में जो उनका डिफरेंस पेएबल था
वो था 350 रुपीज, लेकिन नवंबर 1995 खत्म होते होते उनको 4 रुपए का इंटरेस्ट मिला था और इसलिए मंथ के एंड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर हो चुका था 357 रुपीज। अब दोस्तों अगले महीने का जो डिफरेंस पेएबल था वो था 145 रुपीज, जबकि नवंबर मतलब जो पहला महीना था उसका डिफरेंस पेएबल था 357 रुपीज इंटरेस्ट मिलाकर। तो दोस्तों जब हम सेकंड रो को देखते हुए दिसंबर 1995 के लिए प्रिंसिपल एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 357 रुपीज में 145 रुपीज को ऐड कर देंगे। तो दिसंबर 1995 में जो उनका डिफरेंशियल अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बनता था वो था 502 रुपए, और ये 502 रुपए कैसे आया, 357 में जब मैंने 145 रुपीज मिला दिए। अब दोस्तों ये 502 रुपए पर उस महीने का अगर 12% का मंथली इंटरेस्ट में निकालूं तो वो होगा 5 रुपए, जो बनेगा एट द एंड ऑफ द मंथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर बनता है 507 रुपीज। तो दोस्तों आई थिंक यहां पर ये कैलकुलेशन आपको 2 रोज का मैंने क्लियर कर दिया है। तो उसी तरह से जब आप अगले महीने में जाएंगे तो आपका जो प्रीवियस मंथ का एंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ के डिफरेंशियल अमाउंट में ऐड होकर प्रिंसिपल एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ बन जाएगा। मतलब अगले महीने के लिए अगर तीसरे रो के लिए हम जाए, जैसे कि 1996 जनवरी के लिए अगर हम जाए, तो पहले महीने का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो था वो था 507 रुपीज। इस महीने का जो डिफरेंशियल है वो है 156 रुपीज। जब मैंने 507 प्लस 156 को ऐड कर दिया तो बना 663 रुपीज। उस महीने का जो मंथली इंटरेस्ट बना वो बना 7 रुपए 12% के रेट से। तो जो एंड में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना वो होगा 669 रुपीज। आई थिंक दोस्तों यहां पर कैलकुलेशन में मैंने क्लैरिटी ला ली है। तो दोस्तों अगर आप लास्ट कॉलम देखेंगे जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का है, इसमें आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फिगर बन रहा है कि हर मंथ के एंड में टोटल कितना पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मुझे ईपीएस को वापस करना है। समझ लीजिए अगर सिर्फ 3 महीने का पैसा वापस करना होता तो इन महाशय को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 669 रुपीज ईपीएस को वापस करना होता। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हर महीने का हम कैलकुलेशन करते जाए तो ये महाशय 58 इयर्स की जो उम्र है ये मई 2021 में अटेन कर जाएंगे। दोस्तों ये जो महाशय जिनका डेटा हम देख रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं जहां पर रिटायरमेंट एज 60 इयर्स का है, लेकिन दोस्तों पेंशन के लिए जो रिटायरमेंट एज मानी जाती है वो होती है 58 इयर्स की। मतलब 58 इयर्स में आप ईपीएस से एग्जिट करते हो और आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये महाशय मई 2021 में 58 इयर्स के हो चुके थे और यहां से इनकी पेंशन स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये जो केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये केस स्टडी उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो 2023 में 58 साल के हो रहे हैं या जो 2021 में 58 साल के हो चुके थे या उसके पहले रिटायर हो चुके हैं। तो फिगर्स थोड़े बहुत चेंज होंगे लेकिन कैलकुलेशन मेथड विल रिमेन सेम और ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा वो बहुत छोटा सा आएगा आपके कैलकुलेशन में और इस केस स्टडी की कैलकुलेशन में। तो आप इस सिनेरियो को अपने लिए एप्लीकेबल समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको इन महाशय का आखिरी का डेटा दिखाता हूं जो इनका 58 इयर्स का एज अटेंड हुआ था मई 2021 में और उस समय पर इनकी बेसिक थी 1,67,580 रुपीज। इनका डीए उस समय पर बनता था 30,835 रुपए। जो इनका टोटल बेसिक प्लस डीए था वो था 1,98,415 रुपीज का। इसके हिसाब से उस समय पर 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन का नियम था। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो पीएफ में जाना था वो था 23,810 रुपीज का। लेकिन यहां पर जो सीलिंग थी बेसिक प्लस जे की वो हो गई थी 15,000 रुपए 2014 के अमेंडमेंट के बाद से। तो यहां पर जो इनिशियल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस में जाता था वो था 8.33% ऑफ 15,000 जो बनता था 1,250 रुपए। और जो बाकी पैसा था मतलब 23,810 रुपीज माइनस 1,250 रुपीज जो होता है 22,560 रुपए 22,560 रुपीज वो डिपॉजिट कर दिया जाता था इनके पीएफ में। लेकिन दोस्तों अगर इनको हायर ईपीएस के लिए जाना है तो जो इनका टोटल बेसिक प्लस जी है दैट इज 1,98,415 इसके ऊपर इनको 8.33% अब जमा कराना होगा पीएफ में, तभी इनका ईपीएस हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। तो दोस्तों इनकी जो बेसिक प्लस डीए थी वो थी 1,98,415। इसके ऊपर अगर मैं 8.33% निकालूंगा तो वो होगा 16,528 रुपीज। लेकिन इन्होंने अभी तक डिपॉजिट कितना किया था 1,250 रुपए जो एक सीलिंग के तहत था। तो मुझे अगर एक्चुअल पैसा ईपीएस को देना है हायर पेंशन के लिए तो वो कितना होगा, वो होगा डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 15,278 रुपीज जो आता है 16,528 माइनस जो मैंने एक्चुअल पहले डिपॉजिट किया था 1,250 रुपीज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो डिफरेंशियल 15,278 रुपीज है ये कैलकुलेशन आपको क्लियर होगा। इस समय पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो था 8% का।
तो दोस्तों अगर हमारा लास्ट 3 कॉलम्स का आपको कैलकुलेशन याद होगा तो वहां पर हमने ये बताया था कि जो प्रीवियस मंथ का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द मंथ होता है वो नेक्स्ट मंथ के डिफरेंस पेबल में ऐड होकर इस महीने के प्रिंसिपल एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ में रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे जो अप्रैल 2021 का जो इनका महीना था उसके एंड का जो फिगर आपको दिख रहा है वो है 28,91,388 रुपीज, वो उस महीने का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द मंथ था। तो दोस्तों अप्रैल महीने के एंड में जो इनका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था वो इस महीने के डिफरेंशियल मतलब 15,278 में ऐड होकर मई महीने के स्टार्टिंग का प्रिंसिपल बनता है, जो बनता है 29,06,666 रुपीज। इस महीने भी उनको 8% की रेट से इंटरेस्ट मिला हुआ है, जो ऐड होकर जो फाइनल क्यूमुलेटिव फिगर बनता है उनका मई 2021 का वो बनता है 29,26,043 रुपीज। तो दोस्तों इतना पैसा उनको वापस करना है। अब दोस्तों डरिएगा नहीं इतने बड़े कैलकुलेशंस के लिए, ये सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि होता किस तरह से, लेकिन आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे ये जो रिफंड करने का जो फिगर है आपको रेडीमेड उनके तरफ से बता दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसा किया गया, इसके लिए मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया, वरना इस डेटा पे कैलकुलेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे आपको वो ऑर्गेनाइजेशन ये फिगर बता देगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ईपीएफओ ऑफिस आपको ये फिगर बताएगा, क्योंकि ये अमाउंट उनको रिकवर करना है अगर आपको हायर ईपीएस देना है तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस वीडियो में बहुत सारा कैलकुलेशन है और ये सब मेरे सर के ऊपर से जाने वाला है। ये कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ पहला कैलकुलेशन मैं आपको स्टडी करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इंक्रीमेंटल बेसिक प्लस जीए में कैलकुलेशन किया कैसे जाता है। तो दोस्तों यहां पर इस कैलकुलेशन के बाद हमको एक फिगर मिल गया कि इन महाशय को अगर हायर पेंशन लेनी है तो इनको 29,26,043 रुपीज ईपीएफओ को वापस करने होंगे ताकि इनको हायर पेंशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों जो इनका लास्ट बेसिक प्लस जीए था वो था 1,98,415, और जब हम पेंशन निकालते हैं तो हमको लास्ट 60 मंथ्स का बेसिक प्लस जीए का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर टेकिंग बेसिक प्लस जीए इनटू कंसीडरेशन फॉर पेंशन। मतलब कि ये महाशय अगर मई 2021 में 58 ईयर्स की एज अटेंड करने वाले तो इनको जून 2016 तक का जो बेसिक प्लस जीए था इन 60 महीने का एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, तब कहां जाके आपका 60 महीने का बेसिक प्लस जीए का एवरेज आएगा। तो इन महाशय का जब मैंने बेसिक प्लस जीए का एवरेज कैलकुलेट किया तो वो आता है 1,58,982 रुपीज। तो दोस्तों यहां जो पेंशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि आपका 60 मंथ्स का एवरेज बेसिक प्लस जीए लिया जाएगा इनटू जो आपकी पेंशनेबल सर्विस थी, मतलब जिस साल में आप 58 ईयर्स अटेंड कर रहे हो वहां से लेकर 1995 तक आपने कितने साल कंट्रीब्यूट किया हुआ ईपीएस को, उतने नंबर ऑफ साल आपको लेने होंगे। अगर आपने 20 साल से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो आपको 2 साल का बोनस मिलेगा, मतलब अगर आपने 21 साल तक कंट्रीब्यूट किया तो आपको 23 ईयर का सर्विसेबल पेंशन मिलेगा। तो आपका सर्विसेबल ईयर्स कितने हो जाएंगे उस केस में 23 साल। अगर आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड 20 साल से कम है तो आपके जितने सर्विस ईयर्स बनते हैं उतने ही होंगे, अगर 20 साल से ज्यादा है तो आपको 2 साल बोनस मिलेंगे। तो बेसिक प्लस जीए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70 जब आप करेंगे तो आपको मंथली पेंशन सामने आएगी। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि इनका अमाउंट रिफंडेबल जो था वो था 29,26,043 रुपीज। इनका 60 महीने का जो बेसिक प्लस जी एवरेज बन रहा था वो बन रहा था 1,58,982 रुपीज। इनके जो पेंशन कंट्रीब्यूशन ईयर्स अगर आप निकालेंगे तो ये मई 2021 में 58 साल के हुए थे और नवंबर 1995 में ज्वाइन किए थे, तो तकरीबन 25.5 ईयर्स इनके बन रहे हैं। क्योंकि इन्होंने 20 साल के ऊपर कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इनको 2 साल बोनस भी मिलेंगे, जो टोटल पेंशनेबल सर्विस होगी 27.5 ईयर्स की। अब दोस्तों यहां पर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि अगर ऐसा 27.5 का फिगर होता है तो उसको 27 कैलकुलेट किया जाता है या 28 कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने यहां पर 27.5 के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूं मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आप ही के समान एक साधारण एम्प्लॉय हूं जो अपने लिए कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो कुछ कुछ गलतियां मेरे हाथ से जरूर होंगी जो आप अपने कैलकुलेशन में सही कर लीजिएगा। तो यहां पर जो मैं पेंशनेबल सर्विस ईयर इनके लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं 27.5। तो इसके हिसाब से जब मैं पेंशन निकालता हूं, मतलब इनका एवरेज बेसिक प्लस जीए जो था 1,58,982 रुपीज का, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 27.5 से और उसको मैं डिवाइड करता हूं 70 से, तो इनकी जो हायर पेंशन बनेगी वो बनेगी 62,457 रुपीज की। तो दोस्तों अगर ये हायर पेंशन के लिए नहीं जाते तो इनको बाय डिफॉल्ट 7,500 की पेंशन तो मिलती ही मिलती। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट इनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है हायर ईपीएस में वो होगा 54,957 रुपीज का। तो दोस्तों यहां तक हमने जो रिफंड करने का अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां पर हमने पेंशन कैलकुलेट कर ली।
और यहां पर हमने एक केस स्टडी बना ली जहां पर अगर हम दो लोग जो एक ही साल में एक ही तरह के डेटा के साथ में रिटायर हो रहे हैं और उन दोनों ने दो अलग अलग ऑप्शन चूज किए, उसका कैलकुलेशन भी हम करने वाले हैं। समझ लीजिए एक आदमी ने हायर पेंशन ऑप्ट किया और एक आदमी ने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया। तो जिस बंदे ने हायर पेंशन ऑप्ट किया है उसको हर महीने जो पेंशन मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है? 62,457 रुपीज उसको पेंशन मिलने वाली है। लेकिन दूसरे आदमी ने अगर वो पेंशन ऑप्ट नहीं की है तो उसको 7,500 पेंशन मिलेगी और उसको लमसम अमाउंट उसके पीएफ में मिल जाएगा जो होगा 29,26,043 रुपीज का। और इन दोनों के पेंशन का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा 54,957 रुपीज का। तो दोस्तों यहां पर अगर मुझे इन दो लोगों को कंपेयर करना है कि जिसने हायर पेंशन ली और जिसने हायर पेंशन नहीं ली, तो इसका जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं उसके लिए हमको यह बात समझने की जरूरत है कि जिस आदमी ने पेंशन नहीं ली है उसको एक लमसम अमाउंट मिला हुआ है, वो लमसम अमाउंट कहीं पर वो इन्वेस्ट करेगा और वहां से इंश्योर करेगा कि उसको जो रिटर्न आए वो सिमिलर हो उस आदमी के जो मंथली पेंशन हायर पेंशन ले रहा है। मतलब कि जो पर्सन ए है उसको हायर पेंशन आ रही थी 62,457 रुपीज की, तो जो दूसरा आदमी था जिसने पेंशन नहीं ली वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा किसी ऐसे जगह पर, किसी ऐसे इंटरेस्ट रेट पर कि उसको भी जो टोटल इन हैंड आए वो आए 62,457 रुपीज का। अब दोस्तों यहां पर उसको 7,500 तो बाय डिफॉल्ट पेंशन मिल रही है, तो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट कमाना है वो कितना है? 54,957 रुपीज का, क्योंकि यही वो डिफरेंस था जो इन दोनों के बीच में पेंशन में था। तो दोस्तों मैंने यहां पर क्या किया है, जो लमसम अमाउंट 29,26,043 रुपीज का मिला हुआ है उसको मैंने एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल दिया। दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है? एक ऐसी स्कीम होती है जहां पर अगर आपके पास लमसम अमाउंट है आप डाल दीजिए, आपको बैंक एक इंटरेस्ट रेट बताएगा कि इतना इतना इंटरेस्ट से आपका पैसा बढ़ेगा और हर महीने आपको जितना पैसा निकालना है वो पैसा आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने 29,26,043 रुपीज उठाकर मैंने एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल दिए और बैंक मुझे कहता है कि मैं आपको 7% का इंटरेस्ट रेट दूंगा और मैंने बैंक को कहा कि मुझे 54,957 रुपीज हर महीने वापस चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपकी मुद्दल तो है ही, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हर साल 7% के रेट से ऐड होगा और इस टोटल कॉर्पस में से जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का आपका बनेगा उसमें से आपको 54,957 रुपीज दिए जाएंगे। तो इसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट कुछ माइनस होगा और थोड़ा बहुत आपका प्रिंसिपल भी माइनस होगा। तो दोस्तों इसमें हमको क्या बात समझ में आती है कि जब मैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में से कुछ पैसा निकालना चाहूंगा तो धीरे धीरे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम होते जा रहा है और किसी टाइम पर आके प्रिंसिपल अमाउंट जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे वो टाइम लिमिट निकालना है जिस टाइम लिमिट पर जाकर मेरा जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वो जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों वो महाशय जिन्होंने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं की थी और उन्होंने लमसम अमाउंट 29,26,043 रुपीज का अपने हाथ में ले लिया, उन्होंने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल दिया और जो डिफरेंशियल पेंशन अमाउंट था वो वहां से विड्रॉ करने लगे, तो उनका जो पैसा 7% से जब बढ़ेगा तो वो पैसा उनको टिकेगा 5 साल 4 महीने के लिए। मतलब कि 7% के इंटरेस्ट रेट से और 59,957 रुपीज के विड्रॉल रेट से उनका जो 29,26,043 रुपीज है ये 5 इयर्स 4 मंथ में जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों वो आदमी रिटायर हुआ था 58 की एज में, तो उसमें अगर मैं 5 साल 4 महीने ऐड करता हूं तो जो फिगर आता है वो होता है 63 इयर्स 4 मंथ्स। मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं की थी वो जब 63 इयर्स 4 मंथ्स का होगा तो उसका कॉर्पस फंड पूरी तरह से डिप्लीट हो चुका होगा, पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों यहां से हमको बहुत एक इंपॉर्टेंट फिगर मिलता है कि जो भी लोग हायर पेंशन ऑप्ट करने वाले हैं उन लोगों का जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो होगा 63 इयर्स 4 मंथ्स में। कि मतलब अगर वो लोग 63 इयर्स 4 मंथ तक जिंदा रह गए, अगर वहां तक सर्वाइव कर गए, तो उनको जो पेंशन मिलेगी उस पेंशन के तहत उन्होंने वो सारा पैसा रिकवर कर लिया है जो उन्होंने ईपीएस को रिफंड किया था और इसके बाद वो जितने भी महीने जिंदा रहेंगे वो पेंशन उनको प्रॉफिट दिलाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट का जो कंसेप्ट है आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। और ये जो महाशय जिन्होंने अपने 29 लाख रुपीस ईपीएस को दे दिए ताकि इनको तकरीबन 62,000 की पेंशन मिल सके, अगर ये महाशय 63 इयर्स 4 मंथ्स तक अगर जिंदा रहेंगे तो इनका ब्रेक इवन आ जाएगा। इसके बाद इनको जो भी पेंशन मिलेगी वो इनका प्रॉफिट होगी और यहां तक इनका पूरा दिया हुआ पैसा रिकवर हो चुका होगा। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने किया ये ट्रू है उन सब केसेस के लिए जो अगले 5 साल तक रिटायर होने वाले हैं, मतलब 2027-28 तक रिटायर होने वाले हैं और जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका ब्रेक इवन और भी जल्दी आएगा। फॉर एग्जांपल कोई आदमी अगर 2019 में रिटायर हो चुका था या 2019 से उसकी पेंशन स्टार्ट हो चुकी है, 58 इयर्स का वो हो चुका है, तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो तकरीबन 62 इयर्स 8 मंथ्स के आसपास का आ जाएगा।
मतलब अगर वो व्यक्ति अभी ऑलरेडी 62 ईयर्स 8 मंथ्स का हो चुका है तो उसने इस पेंशन के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो डिफरेंशियल अमाउंट गवर्नमेंट को वापस करेगा उसको पेंशन बढ़ जाएगी, और जब 58 ईयर से जो उसका डिफरेंशियल अमाउंट का जो एरियस उसको वापस मिलेगा उसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% उसका पैसा वापस आ जाएगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार यहां पर रिपीट करता हूं, जो लोग रिटायर अभी हो चुके हैं वो जो भी पैसा सरकार को वापस देंगे उसके बाद जो उनकी हायर पेंशन उनको मिलेगी वो कब से मिलेगी, वो 58 ईयर से मिलेगी। तो 58 ईयर से अभी तक का जो भी एरियस उनका बनेगा उसमें तकरीबन 90 to 95% पैसा उनको वापस आ जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बहुत कम है। तो दोस्तों यहां पर मेरा पहला सजेशन ये है कि जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या अगले 5 से 6 साल में, इनफैक्ट 2030 तक जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली हायर पेंशन के लिए जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं ऐसे लोगों के लिए, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले, उनके लिए मेरा कैलकुलेशन एक बेसिक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2038 में जो आदमी 58 ईयर्स का एज अटेंड करने वाला है उसकी केस स्टडी पर। जिस तरह से मैंने आपको पहले केस में समझाया, 2038 का जो सैंपल डेमो मैं आपको देने वाला हूं वो डेमो 2033 से लेकर 2040 तक ऑलमोस्ट इक्वली वैलिड रहेगा। जो लोग पहले रिटायर होंगे उनके ब्रेक इवन ईयर्स थोड़े से कम होंगे, वो जल्दी ब्रेक इवन कर जाएंगे, और जो लोग बाद में रिटायर होंगे उनके ब्रेक इवन ईयर्स थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों ये जो डेटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति का है जो 2006 में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और 2038 में वो बंदा 58 ईयर्स का हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा डेटा में डिस्क्रिपेंसी होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से डेटा कंपाइल किया है वो डिफरेंस हो सकता है। आप अपने फिगर्स इसमें डाल लीजिए और अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं वो तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। तो यहां पर अगर इन महाशय के पहले महीने के डेटा को हम देखें तो वो होगा फरवरी 2006 का, जहां पर इनका बेसिक प्लस डीए का टोटल बन रहा था 10,350 रुपीज। यहां पर डीए का फिगर 0 है क्योंकि इनके ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दिनों तक ऑलमोस्ट मतलब दिसंबर 2006 तक बेसिक प्लस डीए को कॉमन एंटिटी समझकर चल रहे थे। 2006 के बाद में उन्होंने डिफरेंट कर दिया था, और इनकी जो भी सर्विस कंडीशन होगी, शायद इन्होंने छुट्टियां ली होंगी, शायद लीव विदाउट पे चले गए होंगे, बहुत सारी कंडीशंस होंगी, उसके हिसाब से फिगर्स वेरी कर रहे हैं, बट ओवरऑल केस स्टडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोस्तों इन महाशय का अगर आप डेटा देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 महीने में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, इसलिए मैं वो 3 महीने को कंसिडर करके नहीं चल रहा हूं। हम कैलकुलेशन फोकस करेंगे चौथे रो से, जहां पर हम देख रहे हैं कि मई 2006 में इनका बेसिक प्लस डीए था 10,350 रुपीज। अब दोस्तों यहां 10,350 रुपीज के बेसिक प्लस डीए पे जो इनका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% के रेट से बन रहा है वो बन रहा है 1,242 रुपीज का। दोस्तों इस समय पर जो सीलिंग था बेसिक प्लस डीए का वो 6,500 का था, इसीलिए सीलिंग के हिसाब से इनका 541 रुपीज ही डिपॉजिट होता था इनके ईपीएस अकाउंट में, और जो डिफरेंशियल अमाउंट था दैट इज 1242 माइनस 541 जो कि 701 रुपए होता है वो इनके पीएफ में चला जाता था। लेकिन अगर इनको हायर ईपीएस क्लेम करना है तो इनको 10,350 के बेसिक प्लस डीए पे 8.33% जमा कराना होगा, जो होगा 862 रुपीज। अब इनको जमा कराना है 862 रुपीज और इन्होंने किया है 551 रुपीज, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो होगा 321 रुपीज का। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हर महीने का इनका डेटा अगर आप देखते जाएंगे तो आपको एक डिफरेंशियल अमाउंट मिलेगा, और जिस तरह से हमने प्रीवियस केस में इसका क्यूमुलेटिव काउंटिंग किया था उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट दिसंबर 2022 तक जो देना है वो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों ये जो केस है वो पहले केस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पहले केस में वो आदमी 58 ईयर्स का एज 2021 में अटेंड कर चुका था, इसलिए पूरा डेटा हमारे पास था। लेकिन इस केस में जो आदमी 58 ईयर्स का होने वाला है वो कब होने वाला है, 2038 में। तो दोस्तों यहां पर 2 तरह के कैलकुलेशन बनेंगे। पहला कैलकुलेशन बनेगा जो दिसंबर 2022 तक का डेटा उसके पास ऑलरेडी है, उसके हिसाब से आज की डेट में उसको कितना पैसा ईपीएफओ को वापस करना है, और दूसरा कैलकुलेशन वो बनेगा कि यहां से लेकर 2038 तक जो भी वो कमाई करेगा उसमें से जो उसको पैसा ईपीएफओ को वापस करना है वो, ये 2 अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया ईपीएफओ को वो निकलेगा, वो पैसा जो आप ईपीएफओ को देने वाले, रिफंड करने वाले। तो दोस्तों इन महाशय का जो 2038 में 58 साल के होने वाले हैं उनका स्टार्टिंग का डेटा हमने 2006 का देखा हुआ था, जहां पर इनकी बेसिक बहुत कम थी, 10,000 के रेंज में थी, और अब जब हम दिसंबर 2022 का डेटा देख रहे हैं तो इनकी बेसिक बढ़कर हो चुकी है 89,900 रुपीज, और इनका जो डीए हो चुका है वो बन चुका है 31,285, और टोटल जो इनका बेसिक प्लस डीए हो चुका है वो हो गया 1,21,185 रुपीज का।
अब दोस्तों वही कैलकुलेशन जो हमने पहले केस स्टडी को लगाए थे वो अगर हम यहां पर लगाएंगे तो इनका जो टोटल रिफंडेबल अमाउंट टिल दिसंबर 2022 आता है वो है 12,95,850 रुपीज, और ये फिगर इनके ऑर्गेनाइजेशन ने इनको बता दिया है। और आपके केस में भी जब आप अगर इसी केस स्टडी के रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ये फिगर बता देगी। इसके लिए आपको बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डेटा सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि ये कैलकुलेशन इंक्रीमेंटल बेसिक प्लस जे के ऊपर किया जा रहा है। तो दोस्तों 2022 दिसंबर तक का जो डेटा था वो तो आपकी कंपनी आपको बता देगी, लेकिन इसके बाद का कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। और इसके लिए मैं अभी आपको एक और डेटा आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि 2022 दिसंबर में इन महाशय की जो बेसिक थी वो थी 89,900 रुपीज। अब जब जनवरी का महीना आएगा तो इनको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा और इनकी बेसिक बढ़ जाएगी, जो बढ़ के हो जाएगी 92,597 रुपीज। तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक डेटा फिर से प्रेजेंट किया है। मैंने 1 जनवरी 2023 से आगे का कैलकुलेशन करने की कोशिश की है। तो इन महाशय की जो बेसिक थी इस साल के लिए वो होगी 92,597 रुपीज, जो 3% ज्यादा है प्रीवियस बेसिक के कंपैरिजन में। इनका रियल टाइम अभी डीए चल रहा है 37.2 रुपीज का, जिसके हिसाब से इनका डीए बन रहा है 34,446 रुपीज का। इनका बेसिक प्लस जी अप्रोक्सीमेटली 1.27 लाख बनता है, जिसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इनको देना है वो बनेगा 15,245 रुपीज का। अब इनका जो डिपोजिशन हुआ है वो कितना हुआ है 1250 रुपीज का इनका डिपोजिशन हुआ है, और इनको जो एक्चुअल भी हायर ईपीएस के लिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 8.33% ऑफ 1,27,000 अप्रोक्सीमेटली, विच कम्स आउट टू बी 10,583 रुपीज। लेकिन इन्होंने अभी तक कितना पैसा दिया हुआ है 1250 रुपए दिया हुआ है। तो ये 10,583 में से मैं 1250 माइनस करूंगा तो जो डिफरेंशियल फिगर इस महीने का उनको कंट्रीब्यूट करना है वो होगा 9,333 रुपीज। आई होप यहां तक का कैलकुलेशन आपको क्लियर है। अब दोस्तों मैंने यहां पर कुछ अजम्पशन किए हुए हैं। अब दोस्तों यहां जो मेरा पहला अजम्पशन ये है कि इन महाशय की जो बेसिक है वो हर साल 3% से बढ़ेगी। इनको फ्यूचर में कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाले, इनका कोई अलग से वेज डिवीजन नहीं होने वाला जिसकी वजह से बेसिक में कोई एब्रप्ट इंक्रीज आ जाए। तो इसलिए द अजम्पशन स्टैंड्स कि 3% हर साल इनकी बेसिक बढ़ेगी। जो दूसरा अजम्पशन मैंने ये लिया है कि इनका जो डी होगा हर क्वार्टर में हर 3 महीने में 1.5% से बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर साल 6% का इन्फ्लेशन तो होता है, महंगाई 6% से बढ़ती है, तो एवरेज हर क्वार्टर में हर 3 महीने में 1.5% का डीए बढ़ता ही बढ़ता है। और इसी कैलकुलेशन के साथ मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। तो अगर आप इन महाशय के डेटा के लास्ट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये महाशय 58 साल के हो जाएंगे, जब से इनकी पेंशन स्टार्ट होगी वो होगा फरवरी 2038 का महीना। और इस महीने में जो इनकी बेसिक होगी वो होगी 1,44,263 रुपीज। इनका जो डीए होगा वो आज के कंपैरिजन में 127.2% होगा, और टोटल जो इनका बेसिक प्लस डीए बनेगा वो फाइनली बनेगा 3,27,766 रुपीज। इसके हिसाब से ये जो कंट्रीब्यूशन इनका पीएफ में एम्प्लॉयर का जाएगा वो होगा 12%, जो होगा 39,332 रुपीज। और इनको ईपीएस में हायर पेंशन के लिए जमा करने पड़ेंगे 27,303 रुपए, जो ऑलरेडी 1,250 रुपए तो देते ही आ रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा जो इनको देना है वो है 26,053 रुपए का, 26,053 रुपीज उनको एक्स्ट्रा देना है ईपीएस की तरफ अपने आखिरी महीने में। अब दोस्तों इसी स्लाइड में आप देख रहे होंगे एक फिगर यहां पर दिख रहा है 12,95,810 रुपीज का। ये वो फिगर है जो इनको दिसंबर 2022 तक वापस करना था, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, जो इनकी कंपनी ने कैलकुलेट करके उनको दे दिया था। तो अभी जो हमने चार्ट देखा 1 जनवरी 2023 में इनको जो भी कंट्रीब्यूट करना है इन 12,95,810 रुपीज के ऊपर इनको कंट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों जो इनका क्यूमुलेटिव फिगर का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों अब जो स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है यहां पर आपको फोकस करना है सेकंड रो में, जो येलो में आपको दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है अमाउंट टू बी रिफंडेड टू ईपीएस फंड टिल दिसंबर 2022। यहां पर जो इनको पैसा देना था वो था 12,95,810 रुपीज। तकरीबन इनको 13 लाख रुपए वापस करने थे। अगर आप नेक्स्ट कैलकुलेशन में आएंगे, नेक्स्ट महीने कैलकुलेशन में आएंगे कि जनवरी में जो इनको डिफरेंशियल अमाउंट ईपीएस को देना था वो था 9,333 रुपए का। अगर आप इस 12,95,810 में ऐड करेंगे तो जनवरी के एंड में जो पैसा इन्होंने वापस किया है वो कितना होगा 13,05,143 रुपीज। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है कि जनवरी के एंड में टोटल पैसा इन्होंने कितना वापस किया, दिसंबर तक जो पैसा वापस किया वो, और जनवरी में जो पैसा ये देने वाले हैं वो।
अब दोस्तों यहां से हमको पता है कि पीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.1% है, जो सामने जाके बदल भी सकता है, पर कैलकुलेशन के लिए हम कांस्टेंट बेसिस पर ये एक और अजम्पशन लेंगे कि 8.1% विल रिमेन कांस्टेंट टिल 2038। तो दोस्तों डिफरेंशियल अमाउंट मिलाकर जो इनका जनवरी में देने वाला पैसा था वो था 13,05,143 रुपए, और अब इस पे उनको 8.1% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो मंथली इंटरेस्ट बनेगा 8,810 रुपीज का। तो आप जब इन दो फिगर्स को जब ऐड करेंगे तो आपको एक फिगर मिलेगा 13,13,952 रुपीज का, और ये वो फिगर है जो आपके ईपीएस में इंटरेस्ट के साथ जमा हो चुका है। तो अगले महीने जब हम फरवरी के महीने में जाएंगे तो क्या होगा, ये जो जनवरी के एंड में 13,13,950 रुपीज जो इंटरेस्ट के साथ जमा हुए थे उसमें और 9,333 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो जो फिगर बनेगा वो होगा 13,23,285 रुपए, 13,23,285 रुपीज। ऑन दैट दे विल अगेन गेट द इंटरेस्ट ऑफ 8.1% पर एनम, मतलब मंथली इंटरेस्ट होगा 8,932 रुपीज का। तो फरवरी के एंड में जो पैसा ईपीएस में जमा होगा वो होगा 13,32,217 रुपीज। तो दोस्तों इसी तरह से हमको कैलकुलेशन करते जाना है और आपको हर महीने के एंड में एक क्यूमुलेटिव फिगर आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम कैलकुलेशन के एंड में आते हैं तो हमने जो पैसा दिसंबर तक दे दिया था अराउंड 13 लाख रुपीस, जो भी उनका डिपॉजिट बना था, जो उनकी कंपनी ने उनको बता दिया था, और आगे जो हर महीना पैसा डालने वाले हैं, अगर हम कैलकुलेशन के एंड पे आएंगे तो जब ये व्यक्ति 58 ईयर्स के हो जाएंगे, मतलब फरवरी 2038 के महीने में, फरवरी 2038 के महीने में, तो उस महीने में जो क्यूमुलेटिव फिगर इनके ईपीएस में जमा होगा विद इंटरेस्ट वो होगा अप्रोक्सीमेटली 97,45,896 रुपीस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये फिगर 97,45,896 रुपीस का कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा, और ये वो फिगर है कि अगर वो ईपीएस को पैसा नहीं देते तो उनके पीएफ में जमा होता और उनके हाथ में आता रिटायरमेंट के वक्त। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इनके पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। तो दोस्तों जैसे जब मैंने आपको डेटा दिखाया था, जो आपको स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनके आखिरी महीने का बेसिक प्लस डीए जो बन रहा है वो बन रहा है 3,27,766 रुपीज का। अब दोस्तों पेंशन के लिए हमको लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज लेना है, जो मैंने कैलकुलेट करके यहां पर लिख दिया है, वो होता है 2,85,830 रुपीज। मतलब जो लास्ट 60 मंथ्स का जो इनका बेसिक प्लस डीए का एवरेज था वो है 285,830 रुपीज। अब दोस्तों यहां जब नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1995 तक कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन महाशय ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही की थी 2006 में, तो इन्होंने 2038 तक जब सर्विस दी तो 2038 माइनस 2006, तो टोटल जो ईयर ऑफ सर्विस थी वो थी 32। क्योंकि इनका 20 साल के ऊपर का कंट्रीब्यूशन हो चुका है, इनको 2 साल बोनस दिया जाएगा, तो इनका टोटल पेंशन के लिए जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो होंगे 34। तो दोस्तों हमारे पास इनका एवरेज बेसिक प्लस डीए है 2,85,830, हमारे पास ईयर्स है 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 70 करेंगे, तो इनकी जो हायर पेंशन बनेगी वो बनेगी 1,38,832 रुपीज। अब दोस्तों यहां अगर ये हायर ईपीएस नहीं जाते तो इनको 7,500 रुपए हर महीने मिलते, तो इनका जो पेंशन डिफरेंस होगा वो होगा 1,31,332 रुपीज का। मतलब कि यहां पर अगर दो व्यक्ति आ जाए जिनका सर्विस प्रोफाइल सिमिलर है, सेम डाटा है, सेम डेट पर दोनों रिटायर कर रहे हैं, तो एक आदमी जो पेंशन ऑप्ट कर रहा है वो सरकार को पैसा दे देगा 97,45,896 रुपीज, और उसके बदले उसको पेंशन मिलेगी 1,38,832 रुपीज। और एक ऐसा व्यक्ति जो पेंशन ऑप्ट नहीं करेगा उसके हाथ में पैसा आ जाएगा 97,45,896 रुपीज, और उसको पेंशन मिलेगी 7,500 रुपए की, और जो डिफरेंस होगा दोनों के पेंशन के बीच का वो होगा 1,31,332 रुपीज। तो अब दोस्तों हम उस आदमी की अगर बात करें जिसने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया, उसने लमसम अमाउंट 97 लाख रुपीस का ले लिया अपने हाथ में, और वो चाहता है कि उसके हाथ में भी हर महीने उतना ही पैसा है जो उसके उस दोस्त के हाथ में आ रहा है जिसने हायर पेंशन का ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है। तो उसको जो डिफरेंशियल अमाउंट हर महीने कमाना होगा वो कितना होगा 1,31,332 रुपीज का। तो दोस्तों अब वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी अपना 97 लाख रुपीस जो उसके पास आ चुका है उसको ले जाके एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देगा, और हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि उसको 7% का सालाना इंटरेस्ट आएगा। तो उसमें से हर महीने वो जो डिफरेंशियल अमाउंट था 1,31,330 रुपीज का वो विड्रॉ करेगा। तो उससे क्या होगा, कुछ अमाउंट तो उसको पेंशन में से मिल जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट उसके प्रिंसिपल में से कटेगा, इसलिए उसका प्रिंसिपल धीरे 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 खत्म होते जाएगा। और एक ऐसा साल आएगा या एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर वो जो 97 लाख रुपए उसने डिपॉजिट किए है
वो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा अगर वो हर महीने 1,31,332 का विड्रॉल करता। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जहां पर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू एक फिगर निकाल सकते हो कि आप कितना पैसा ले सकते हो, आपका पैसा कितने साल तक पूरेगा आपको या नहीं पूरेगा, वो फिगर आप निकाल सकते हो। और ऐसा ही कैलकुलेटर मैंने यूज किया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप चाहे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप खुद भी इस कैलकुलेशन को मैच करके दे सकते हैं कि मेरे जो फिगर्स है वो अगर आप वहां पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फाइनल फिगर आने वाला है। तो मैंने जब ये फिगर 97,45,896 रुपीज के लमसम का वहां पर डाला, मैंने ये बोला कि मेरा पैसा 7% की रेट से बढ़ेगा और मैंने बोला कि मुझे मंथली विड्रॉल जो है 1,31,332 रुपीज का चलेगा। तो मुझे पता चला कि ये जो पैसा है ये 8 साल 1 महीने में शून्य हो जाएगा, मतलब मेरा जो कॉर्पस है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं 58 ईयर्स में रिटायर हो चुका हूं और वहां से मेरा जो कॉर्पस है, अगर मैंने पेंशन नहीं ली है, ये अगर मैं किसी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डालूंगा तो ये पैसा कब तक मुझे पूरेगा? ये पैसा मुझे पूरेगा 8 साल 1 महीना। अब ये 8 साल 1 महीना अगर मैं 58 में ऐड करूं तो फिगर आता है 66 ईयर्स 1 मंथ। मतलब कि कोई आदमी अगर पेंशन ले रहा है और कोई आदमी अगर पेंशन नहीं ले रहा है तो ये दोनों अगर 66 ईयर्स 1 मंथ तक जिंदा रह जाएंगे तो ब्रेक इवन आ जाएंगे, एक लेवल पर आ जाएंगे। और इसके बाद से जिस आदमी ने पेंशन नहीं ली है वो घाटे में जाएगा और जिस आदमी ने पेंशन ली है वो प्रॉफिट में जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 2038 के आसपास में रिटायर हो रहे हैं तो आपको आपका पूरा पैसा रिकवर करने के लिए कम से कम 66 ईयर 1 मंथ तक जिंदा रहना जरूरी है। अगर आप उसके पहले किसी भी रीजन से स्वर्गवासी हो जाते हैं तो आप शायद लॉस बेयर कर सकते हैं, या शायद आपकी वाइफ को जब हाफ पेंशन मिलेंगी तो वो धीरे धीरे करके उस पैसे को रिकवर करेंगे, लेकिन आपका रिकवरी पीरियड और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लोग 2038 के आसपास रिटायर हो रहे हैं उनको कम से कम 66 ईयर्स तक जिंदा रहना जरूरी है, तभी आप ब्रेक इवन तक आ सकते हैं। आई होप मैंने यहां पर ब्रेक इवन का कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों बढ़ते एक लास्ट केस की तरफ, उन लोगों की तरफ जो 2045 के आसपास 58 ईयर्स के होने वाले। तो दोस्तों यहां जो डेटा मैं आपके सामने लाया हूं, ये जो मेरे मित्र है इन्होंने 2014 जनवरी में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और इनका जो बेसिक था वो था 16,400 रुपए का, जिनका डीए बनता था 14,842 रुपीज का, और टोटल जो इनका बेसिक प्लस डीए बनता था वो बनता था 31,242 रुपए। इसके हिसाब से जो इनका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बनता था वो बनता था 3,749 रुपीज, जिसमें से पेंशन कंपोनेंट जाता था 541 रुपीज, क्योंकि सीलिंग था 6,500 रुपीज का। दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भले ही आपको साल 2014 दिख रहा है, लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद ही जो सीलिंग थी 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई थी। तो अगर जनवरी 2014 में अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर सीलिंग जो थी 6,500 रुपए की थी और उसके हिसाब से 541 रुपीज ही ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो जिनका डिफरेंशियल अमाउंट था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फैमिली पेंशन कंपोनेंट जो था वो था 3208, जो इनके पीएफ में जमा हो जा रहा था। अब दोस्तों यहां से अगर इनको हायर ईपीएस का ऑप्शन लेना है तो इनको एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है वो है 2602 रुपीज देने की, जिसमें से ऑलरेडी 541 रुपीज जमा कर चुके हैं। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा 2061 का इनको जमा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हम दिसंबर 2022 में आ जाए तो यहां पर इनका बेसिक हो गया था 60,000 रुपए, इनका जो डीए था वो था 20,880 रुपीज, और इसके हिसाब से इनका बेसिक प्लस डीए बन रहा था 80,880 रुपीज, जिसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 12% का बनता था वो था 9,706 रुपीज का, और अभी जो इनका डिफरेंशियल जो इनको जमा करना है वो जमा करना है 5,487 रुपीज का। आई होप दोस्तों यहां तक का कैलकुलेशन आपको क्लियर है, ये रियल टाइम डेटा है। अब दोस्तों ये जो मेरे मित्र हैं इनके कंपनी ने इनको क्लियर बता दिया है कि इनको दिसंबर 2022 तक ईपीएफओ को 4,54,357 रुपीज वापस करने होंगे। उसके बाद से ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे हायर ईपीएस के ऑप्शन के लिए। अब जैसे हमने प्रीवियस केस में हमने किया था, यहां से 2023 से लेके हमको 2045 तक का डेटा अब खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर अजम्पशंस मेरे फिर से सेम रहेंगे कि इनका जो भी बेसिक होगा वो हर साल 3% से बढ़ेगा, इनका जो डीए होगा हर क्वार्टर में 1.5% से बढ़ेगा। इनको जिंदगी में कोई प्रमोशन और नहीं मिलने वाला है और कोई इनका वेज डिवीजन नहीं होने वाला है, इसलिए कोई भी बेसिक में एब्रप्ट इंक्रीज कहीं पर होगा नहीं। अब ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, इसमें आप चाहे तो अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं, बट आई थिंक दिस शुड बी ओके फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था दिसंबर 2022 में इनकी जो बेसिक थी वो थी 60,000 रुपए, और इसीलिए जनवरी 2023 में इनकी जो बेसिक बनती है वो बनती है 3% ऐड करने के बाद 61,800 रुपीज।
वहां पर इनका रियल टाइम डीए अभी चल रहा है 37.2% का, और इसके हिसाब से इनका डीए बनता है 22,990 रुपीज का। बेसिक प्लस डीए जो बनता है वो बनता है 84,790 रुपीज का। जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से जाना है वो बनेगा 10,175 रुपीज का 12% के रेट से, और इसमें से उन्होंने ऑलरेडी 1250 रुपए जो है वो ईपीएस को दे चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी जो नया इनको हायर पेंशन के लिए जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन करना है वो इनके बेसिक प्लस डीए का 8.33% होगा, विच कम्स आउट टू बी 7063 रुपीज। इसमें से ऑलरेडी 1250 उन्होंने दे दिए, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा जो उनको वापस करना है वो बनेगा 5813 रुपीज का। इतना एक्स्ट्रा अमाउंट उनको देना है। उसी तरह से हर महीने का जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको हर महीने का डिफरेंशियल अमाउंट वहां पर मिलते जाएगा। दोस्तों जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था, यहां पर अगर आपको जो डेटा दिख रहा है, इस डेटा में जो सेकंड रो है जहां पर येलो में लिखा है अमाउंट रिफंडेड टू ईपीएस टिल December 22, वो कितना था 4,54,357 रुपीज। अब इसके बाद जनवरी के महीने में उन्होंने फिर से एक बार 5813 रुपीज का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस को दे दिया है। तो जब मैं इन दो फिगर्स को ऐड करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जनवरी 2023 तक जो पैसा दिया गया है वो कितना पैसा है, वो है 4,60,170 रुपीज का, और इसके ऊपर उनको जनवरी के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। तो मंथली इंटरेस्ट 8.1% पर एनम के हिसाब से जो बनता है वो बनता है 3106 रुपीज का। तो जनवरी के एंड में जो इंटरेस्ट मिलाकर जो पैसा ईपीएस में इन महाशय का जमा होगा वो कितना होगा 463,276 रुपीज, मतलब 4,63,276 रुपीज। उसी तरह से अगले महीने फिर से एक्स्ट्रा जो डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन को करना है वो है 5813 का, तो 463,276 में वो ऐड हो जाएगा और ऐड होकर वो बनेगा 4,69,089 रुपीज, जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा 3,166 रुपीज का। तो क्यूमुलेटिवली जो इनके ईपीएस अकाउंट में जो पैसा जमा हो गया, इनका खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है वो होगा 4,72,255 रुपीज का। तो इसी तरह से जब हम कैलकुलेशन करते जाएंगे टिल 2045 तो आपको एक फाइनल लमसम फिगर मिल जाएगा जो आपने टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों इसी तरह से जब हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, क्यूमुलेटिव फिगर निकालते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये महाशय 58 ईयर्स के हो जाएंगे जनवरी 2045 में, जिस मंथ के बाद से इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक जो टोटल कंट्रीब्यूशन इन्होंने ईपीएस को किया होगा वो होगा 1,09,32,456 रुपीज। अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ ही वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ईपीएस फॉर गेटिंग हायर पेंशन। अब दोस्तों इसी डेटा से हमको ये चीज पता चलती है कि जो हमारा बेसिक अजम्पशन थे 3% पर एनम ऑन बेसिक एंड 1.5% इंक्रीमेंट ऑन डीए पर क्वार्टर, उसके हिसाब से 2045 जनवरी में जब ये 58 ईयर्स के हो जाएंगे उस टाइम पे जो इनका बेसिक प्लस डी होगा वो था 3,18,774 रुपीज का। अब दोस्तों अगर मैं लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज निकालूं तो वो बनता है 2,76,521 रुपीज का। तो दोस्तों इनका जो पेंशनेबल सर्विस ईयर जो बन रहा है वो बनेंगे 2045 से लेके 2014 तक, मतलब जनवरी 2045 में 58 ईयर्स के हो जाएंगे और इन्होंने जनवरी 2014 में ज्वाइन किया था, तो तकरीबन 31 साल 31 ईयर्स की इन्होंने सर्विस दी है। और क्योंकि इन्होंने 20 साल से ज्यादा की सर्विस दी, इनको 2 साल का बोनस मिलेगा, तो टोटल पेंशनेबल सर्विस जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 33 ईयर्स की। इनका एवरेज बेसिक प्लस डी तो हमको पता ही था 2,76,521, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 70 करेंगे, तो इससे इनकी जो हायर पेंशन जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए 1,30,360 रुपीज की। अगर ये पेंशन ऑप्ट नहीं करते तो 7,500 रुपए इनको मिलते, तो जो डिफरेंशियल पेंशन इनको मिल रही है वो मिल रही है 1,22,860 रुपीज की। अब दोस्तों फिर से हम वैसा ही सिनेरियो लेते हैं कि 2 लोग थे जिनका सर्विस प्रोफाइल सेम था, जो एक ही टाइम पे रिटायर हुए, एक ने हायर पेंशन ऑप्ट की, एक ने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं की। तो दोस्तों जिस इंसान ने हायर पेंशन ऑप्ट की थी उसको मरते तक अब पेंशन मिलने वाली है 1,30,360 रुपीज की, और जिस बंदे ने पेंशन ऑप्ट नहीं की थी उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ रुपीस का, और उसको मंथली पेंशन मिलेगी 7,500 की, और वहां पर उसका जो पेंशन डिफरेंशियल होगा वो होगा 1,22,860 रुपीज की। अब दोस्तों ये जो बंदा जिसने लमसम अमाउंट ले लिया, हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं किया, अब ये चाहता है कि मेरे पास भी हर महीने उतने ही पैसे हैं जितने मेरे दोस्त के पास आ रहे हैं, तो वो इस पैसे को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देगा। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में पैसा डालने के बाद में उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको हर महीने जो डिफरेंशियल पेंशन है उतना पैसा वापस आते रहे, इससे ताकि वो मैच कर जाए उस आदमी से जिसको पेंशन आ रही है। तो उसको कितना विड्रॉल करना पड़ेगा हर महीना? उसको विड्रॉल करना पड़ेगा 1,22,860 रुपीज। तो दोस्तों वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देगा।
उसमें से हर महीने 1,22,860 रुपीज निकालेगा और उसका फंड हम अज्यूम करते हैं कि 7% के रेट से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो पैसा उसको मिलेगा हर महीने, ये कुछ इंटरेस्ट में से कटेगा, कुछ प्रिंसिपल में से कटेगा, और ऐसा करते करते उसका प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक समय आएगा जब वो कॉर्पस खत्म हो जाएगा और उसको उसके बाद से विड्रॉल नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वो समय निकालूं जब ये कॉर्पस 0 हो जाएगा, और ये निकालने के लिए मैं यूज करूंगा अगेन फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो जब मैं उसमें ये फिगर्स डालूंगा कि 1,09,32,455 रुपीज मैंने जमा किए, मुझे विड्रॉएबल अमाउंट आना चाहिए 1,22,860 रुपीज का, और ये पूरा फंड 7% के रेट से बढ़ना चाहिए, तो मुझे पता चलता है कि ये पूरा पैसा मुझे 10 साल 3 महीने तक पूरेगा। मतलब कि अगर मैंने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किए और सिस्टमैटिक विड्रॉल में इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने पैसे डाल दिए, तो मुझे कब तक पैसे आएंगे? जब तक मैं 68 ईयर्स 3 मंथ्स का नहीं हो जाता, तब तक मेरे पास वो पैसे आते रहेंगे, उसके बाद मेरे विड्रॉल खत्म हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये दोनों इंसान जो पेंशन ऑप्ट कर रहे हैं और पेंशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, ये अगर 68 ईयर्स 3 मंथ्स तक जिंदा रह गए तो ये ब्रेक इवन हो जाएंगे, दोनों की कंडीशन सेम होगी। लेकिन इसके बाद से जो पेंशन वाला होगा वो प्रॉफिटेबल जोन में चला जाएगा और जो नॉन पेंशन वाला है वो नॉन प्रॉफिटेबल जोन में चला जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 68 ईयर्स 3 मंथ्स के पहले मर जाता है, तो जो नॉन पेंशन वाला था वो प्रॉफिटेबल में रहेगा, क्योंकि उसके परिवार को बचा हुआ कॉर्पस वापस मिल जाएगा, और जो बंदा पेंशन ले रहा था उसके परिवार को हाफ पेंशन मिलेगी, उसकी वाइफ को कुछ और साल जिंदा रहने पड़ेंगे वो पैसे को रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों यहां जो तीनों केस स्टडीज हमने स्टडी की, उसका एक छोटा सा समरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। अब देखिए, जो पहला केस हमने लिया था, वो बंदा जो था 1987 में ज्वाइन किया था और 2023 में वो 58 ईयर्स अटेंड कर चुका था। उसको जो पेंशनेबल ईयर्स का सर्विस जो था विदाउट बोनस, वो था 27.5 ईयर्स का। उसका जो कॉर्पस एट स्टेक था वो था 29,26,043 रुपीज का। उसको जो पेंशन मिलने वाली है वो है 62,457 रुपीज की, और उसका जो रिकवरेबल एज है, जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, वो है 63 ईयर्स 4 मंथ्स का। उसी तरह से दोस्तों जो बंदा 2006 में ज्वाइन किया था और 2038 में रिटायर होने वाला है, उसका जो पेंशनेबल सर्विस जो रहेगी वो रहेगी 32 ईयर्स की, जिसमें हमने बोनस नहीं कैलकुलेट किया हुआ है। उसका जो कॉर्पस एट स्टेक होगा वो होगा 97,45,896 रुपीज का। उसको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 1,38,830 रुपीज, और इसका जो ब्रेक इवन होगा वो होगा 66 ईयर्स 1 मंथ पे। उसी तरह से 2014 में जो लड़का ज्वाइन किया था, जो 2045 में रिटायर होने वाला है, वो 31 साल तक सर्व करेगा विदाउट बोनस, और उसका जो कॉर्पस एट स्टेक होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़। उसको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 1,30,360 रुपीज, और उसका जो रिकवरी एज होगा वो होगा 68 ईयर्स 3 मंथ्स। तो दोस्तों यहां पर हमको एक ट्रेंड दिख रहा है कि आपकी जितनी लंबी सर्विस होगी, आपका रिटायरमेंट जितना दूर है, आपका रिकवरी पीरियड उतना बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी बेसिक और डीए जो बहुत हाई लेवल पर बढ़ेगा, क्योंकि पहले सैलरीज कम हुआ करती थी, अब सैलरीज बहुत बढ़ गई है और यहां से सैलरीज बढ़ते ही जाएंगी। इसलिए जो आपका कॉर्पस आप डिपॉजिट करेंगे ईपीएस में वो बड़ा होगा, और उसी हिसाब से जो आपका रिकवरी पीरियड है वो भी बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर सोचने वाली बात यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंसान की बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आप वो ब्रेक इवन फिगर तक बहुत इजीली पहुंच भी जाए। अब यहां पर मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखना चाहूंगा। जब हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो फाइनेंशियल फिगर्स तो एक चीज है, और दूसरी चीज होती है अनसर्टेनिटीज। इसमें पहली अनसर्टेनिटी यह है कि आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो दोस्तों जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या जो अगले 5-6 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए इसका आंसर तो ऑलमोस्ट मिल गया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 58 ईयर्स तक तो जिंदा रह चुके हैं और आगे 5-6 साल जिंदा रहने की उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन जो 2045 में रिटायर होने वाला है उसके लिए अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड तक उसको कंट्रीब्यूट करते जाना है और वहां तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि जब कोविड इंडिया में हुआ था तो 140 करोड़ में 1.4 करोड़ लोगों की भी डेथ हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप जिंदा रह सकते हो। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है, आप जल्दी मर गए, तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। तो लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है वो जिनका ड्यूरेशन बचा हुआ, जिनका ड्यूरेशन यहां से बहुत लंबा है, उनके लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, जल्दी रिटायर होने वाले, उन्होंने तो हायर ईपीएस को ऑप्शन करना ही चाहिए। दूसरी चीज, जो दूसरी अनसर्टेनिटी होगी वो होगी गवर्नमेंट पॉलिसीज की, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलते रहती है। दोस्तों देखिए, मुझे जो लगता है 3 सिनारियो पैदा हो सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर सकती है, और मैं बता दूं इन सारे सिनारियोस का प्रेसिडेंस है। समझ लीजिए दोस्तों, जो पहला बैच अभी ईपीएस का निकलेगा, जो लोग 2023 के आसपास जो लोग रिटायर होने वाले हैं, ये लोग किसी तरह से 75 साल तक जिंदा रह जाता है। तो जैसे हमने कैलकुलेशन किया था
63 ईयर्स 4 मंथ्स में इनका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ जाएगा। उसके बाद ये जो भी कमाएंगे प्रॉफिट होगा, जिसके लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो दोस्तों ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आना पड़ेगा और लाजमी है कि सरकार को ही इसकी चोट पड़ेगी। और दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये जो भी हायर ईपीएस का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये सरकार ने सोच समझकर प्लानिंग नहीं की है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर थोप दिया है। और इसीलिए जब ये डेटा इस तरह से निकलेगा कि अगर मैक्सिमम लोग जो भी रिटायर हो चुके हैं या रिटायर हो रहे हैं ये 75 साल तक जिंदा रहेंगे, तो ये जो चोट जो सरकार को पड़ेगी अपनी जेब से, जो इनको पैसा इनको पेंशन के फॉर्म में देना पड़ेगा, ये इनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होने वाला है। और क्योंकि सरकार ने ये डिसीजन खुद नहीं लिया हुआ है, सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर आपको लगता है कि सरकार ऐसा एक्शन कर लेगी तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर है, मैं आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लाकर ओवररूल कर सकती है, जिसके ऊपर फिर से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है और उसको पार्लियामेंट जनता के हित में, देश के हित में फिर से अमेंड कर सकता है। हो सकता है कि सरकार आने वाले समय पर पेंशन के ऊपर सीलिंग लगा दे, हो सकता है सरकार जो एवरेज ड्यूरेशन जो आपका भी 5 साल का ले रहा है उसको 8 से 10 साल का कर दे। और क्या सरकार ऐसे कर सकती, क्या सरकार ने ऐसा पहले किया है? यस, मैं दोनों का आपको प्रेसिडेंट्स आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों 1995 से लेके 2014 तक जो पेंशन कैलकुलेट होती थी वो 6500 रुपए के ऊपर होती थी और 12 महीने की एवरेज बेसिक प्लस जे पे होती थी। सोचिए वही 12 महीने का कैलकुलेशन आज होता तो आज आपको कितना प्रॉफिट होता, क्योंकि 60 महीने के बेसिक और डीए पे कैलकुलेशन हो रहा है, आपका बेसिक बहुत हद तक कम हो जाता है। तो सरकार ऑलरेडी इस तरह का कदम उठा चुकी है, जब उन्होंने कदम उठाए थे बेसिक प्लस जे के एवरेज को कम करने के लिए 60 महीने का पीरियड रखकर। तो इसकी क्या गारंटी कि फ्यूचर में जाके सरकार इस पीरियड को 8 साल का या 10 साल का ना करेगी। तो देयर इज अ प्रेसिडेंस फॉर दिस। दूसरी चीज ये हो सकती है कि सरकार पेंशन के ऊपर सीलिंग डाल दे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर में आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 2.5 लाख रुपए पेंशन आ रही है, पर हो सकता है सरकार सीलिंग डाल दे कि आपको 1.5 लाख के ऊपर पेंशन नहीं दी जाएगी। क्या ऐसा सरकार कर सकती है? क्या ऐसा प्रेसिडेंस है? बिल्कुल इसका प्रेसिडेंस है। आप जानते होंगे जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजा महाराजा लोग थे जिन्होंने भारत के साथ में खुद को मर्ज कर लिया। उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको प्रॉमिस दिया था कि जब भी अपनी प्रॉपर्टी और किंगडम मर्ज करेंगे तो उनको एक पेंशन दी जाएगी जिसको कहा जाता था प्राइवी पर्स। 1969-1970 में इंदिरा गांधी ने उस प्राइवी पर्स पेंशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब ये सारे 500-600 महाराजा लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि प्राइवी पर्स को अबॉलिश करना देश के हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, इसलिए इस फैसले को वैध माना जाता है। और दोस्तों उस दिन से सारे महाराजाओं की पेंशन बंद कर दी गई है। तो सरकार ने तो अबॉलिश तक करने का निर्णय ले लिया है, तो इस बात में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर सरकार उस चीज पे सीलिंग डाल देती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, एक होती है लाइफ की अनसर्टेनिटी, एक होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी। तो ये पिक्चर जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनके लिए कॉल लेना बहुत मुश्किल है। और ये वो लोग हैं जिनका 2038 में होने वाला है या 2045 में रिटायरमेंट होने वाला। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या अगले 5-6 साल में रिटायर होने वाले, उनके लिए दोनों सवालों का जवाब एकदम क्लियर है, क्योंकि पॉलिसीज इतनी आसानी से इतनी जल्दी चेंज नहीं होंगी। लाइफ की सर्टेनिटी भी उनके पास ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, क्योंकि वो लाइफ आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो उन लोगों ने तो डेफिनेटली पेंशन के लिए जाना ही चाहिए, हायर पेंशन के लिए जाना ही चाहिए। दोस्तों यहां पर एक आदमी का मैं मेंशन करना चाहूंगा जिसका नाम है अमित सिंह। अमित सिंह मेरे बहुत परम मित्र है और इन्होंने मुझे बहुत मदद की है इन कैलकुलेशंस को समझने के लिए। तो आज जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा लायन शेयर अगर है तो अमित सिंह को जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने एक और सिनारियो आपके लिए क्रिएट करके रखा हुआ है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतरीन बना सकती है। और वो सिनारियो है कि समझ लीजिए आप 58 ईयर्स में रिटायर हो गए और आपकी पेंशन शुरू हो गई और उसके बाद 60 ईयर्स के एज में किसी रीजन की वजह से आपकी डेथ हो गई। अब दोस्तों कोई आदमी सोचना नहीं चाहता कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये जिंदगी है, कभी भी खत्म हो सकती है। तो एक सिनारियो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या आपकी वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो रिकवर की जा सकती है? जितना पैसा आपने सरकार को वापस किया कॉर्पस के फंड में, क्या आधी पेंशन पे जो आपकी स्पाउस को मिलेगी उस पर वो पैसा कभी रिकवर किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो कब? तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक आदमी जिसका रिटायरमेंट 2023 में था, उसका डेथ हो गया 60 साल की उम्र में। उसका जो ओरिजिनल कॉर्पस एट स्टेक था वो था 29,26,043 रुपीज और उसको पेंशन मिल रही थी 62,457 रुपीज की। जो डिफरेंशियल उसका पेमेंट था वो था 54,957 रुपीज का। और समझ लीजिए अगर वो 60 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है तो उसने 2 साल तो पेंशन ले ली। तो 2 साल जो उसने पेंशन ले ली उसके बाद जो उसका कॉर्पस बचेगा, ये अगेन हम निकालेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के कैलकुलेटर के थ्रू, और वो कॉर्पस बच जाता है 19,33,133 रुपए।
मतलब 19,33,133 रुपीज उसका कॉर्पस अभी भी बचा होगा। आसान भाषा में समझाना मतलब एक आदमी 2023 में रिटायर हो गया, 58 साल का हो गया, 60 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। उसने कॉर्पस सरकार को दिया था जिसमें से 2 साल तक उसने पेंशन 62,457 रुपीज के रेट से उसने एंजॉय की, और एंड में जब उसकी डेथ हुई तो अभी भी उसके कॉर्पस में से 19,33,133 रुपीज बचे हुए थे। उसी तरह से जो 2 सिनारियोज और थे हमारे 2038 वाले, 2045 वाले, उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन किया है, और एक फाइनल फिगर जो हमारे पास आता है कि कोई आदमी अगर 2038 में रिटायर हो जाता है, 50 ईयर्स का हो जाता है, 60 में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो कॉर्पस बचा रहेगा वो बचा रहेगा 77,72,094 रुपीज का। और उसी तरह से जो आदमी 45 में रिटायर हो रहा है, 50 ईयर्स का हो रहा है, वो अगर 60 में मर जाता है तो उसका जो कॉर्पस बचा रहेगा वो होगा 93,49,010 रुपीज का। आई होप दोस्तों यहां तक मैंने क्लियर कर दिया है, और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर में से ही निकाली। तो दोस्तों आपकी जो स्पाउस होगी, यहां पर आपकी जो पत्नी होगी, उनके लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहां से कि वो कितने साल तक जिंदा रहेंगे आगे, तब जाके उनका पैसा पूरा रिकवर होगा जो आपने उनके लिए बचा कर रखा हुआ ईपीएस में। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक आदमी जिसका रिटायरमेंट 2023 में था, उसका डेथ हो गया 60 साल की उम्र में। उसका जो ओरिजिनल कॉर्पस एट स्टेक था वो था 29,26,043 रुपीज, और उसको पेंशन मिल रही थी 62,457 रुपीज की। जो डिफरेंशियल उसका पेमेंट था वो था 54,957 रुपीज का। और समझ लीजिए अगर वो 60 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है तो उसने 2 साल तो पेंशन ले ली, तो 2 साल जो उसने पेंशन ले ली उसके बाद जो उसका कॉर्पस बचेगा, ये अगेन हम निकालेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के कैलकुलेटर के थ्रू, और वो कॉर्पस बच जाता है 19,33,133 रुपए, मतलब 19,33,133 रुपीज उसका कॉर्पस अभी भी बचा होगा। आसान भाषा में समझाना मतलब एक आदमी 2023 में रिटायर हो गया, 58 साल का हो गया, 60 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। उसने कॉर्पस सरकार को दिया था जिसमें से 2 साल तक उसने पेंशन 62,457 रुपीज के रेट से उसने एंजॉय की, और एंड में जब उसकी डेथ हुई तो अभी भी उसके कॉर्पस में से 19,33,133 रुपीज बचे हुए थे। उसी तरह से जो 2 सिनारियोज और थे हमारे 2038 वाले, 2045 वाले, उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन किया है, और एक फाइनल फिगर जो हमारे पास आता है कि कोई आदमी अगर 2038 में रिटायर हो जाता है, 50 ईयर्स का हो जाता है, 60 में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो कॉर्पस बचा रहेगा वो बचा रहेगा 77,72,094 रुपीज का। और उसी तरह से जो आदमी 45 में रिटायर हो रहा है, 50 ईयर्स का हो रहा है, वो अगर 60 में मर जाता है तो उसका जो कॉर्पस बचा रहेगा वो होगा 93,49,010 रुपीज का। आई होप दोस्तों यहां तक मैंने क्लियर कर दिया है, और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर में से ही निकाली। तो दोस्तों आपकी जो स्पाउस होगी, यहां पर आपकी जो पत्नी होगी, उनके लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहां से कि वो कितने साल तक जिंदा रहेंगे आगे, तब जाके उनका पैसा पूरा रिकवर होगा जो आपने उनके लिए बचा कर रखा हुआ ईपीएस में। तो पहली जो केस थी 2023 की रिटायरमेंट में, उसमें जो कॉर्पस बचा हुआ था 19,33,133 रुपए का। ओरिजिनल पेंशन जो पेंशन होल्डर को मिल रही थी वो मिल रही थी 62,457 रुपीज की। अब स्पाउस के लिए जो पेंशन होगी वो बन जाएगी आधी, जो हो जाएगी 31,229 रुपए। अब समझ लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पेंशन ऑप्ट नहीं की थी, तो उसको पेंशन मिल रही थी 7,500, और उसके डेथ के बाद उसके वाइफ को पेंशन मिल रही थी 7,500 का हाफ, दैट इज 3,750 रुपीज। तो वो जब मैं पेंशन फॉर स्पाउस में से माइनस कर लेता हूं तो जो डिफरेंशियल पेंशन उनको मिल रही है वो मिल रही है 27,479 रुपीज की। तो फिर से हमारे सामने सिमिलर सिनेरियो आ जाता है जब हमारे पास में कॉर्पस बचा हुआ 19,33,133 रुपीज का, जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डालेंगे। हम बोलेंगे एवरी मंथ मैं 27,479 रुपीज विड्रॉ कर रहा हूं और ये कॉर्पस मेरा 7% के रेट से बढ़ेगा, तो 7 साल 6 महीने में वो पैसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब दोस्तों किसी आदमी ने जो 2023 में रिटायर हो चुका है, 58 ईयर्स का हो चुका है, वो आदमी की डेथ अगर 60 में हो जाती है तो उसके वाइफ को जो पेंशन मिलेंगी वो पेंशन से अगर उनको पूरा कॉर्पस फंड रिकवर करना है और आगे जाकर प्रॉफिट में जाना है, तो आदमी के डेथ के बाद उस लेडी को कम से कम 7 ईयर 6 मंथ तक जिंदा रहने की जरूरत है।
तो दोस्तों उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति जो 2038 में 58 साल का हो चुका था और जिसकी 60 इयर्स में डेथ हो जाती है, उसका जो कॉर्पस बचा होगा वो बचा होगा 77,72,094 रुपीज का। अब उसकी जो पेंशन थी वो पेंशन थी 1,38,832 रुपीज। उसके वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो होगी 69,416 रुपीज। तो जैसे कि मैंने पहले कैलकुलेट किया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पेंशन ऑप्ट नहीं की है उसके वाइफ को 3,750 रुपए मिलेंगे। तो जो डिफरेंशियल एक्स्ट्रा पैसा जो यहां मिलना है इनके स्पाउस को वो होगा 65,666 रुपीज का। अब दोस्तों यहां जो लमसम कॉर्पस जो है 77 लाख रुपीज का अप्रोक्सीमेटली, वो मैं फिर से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के कैलकुलेटर में डाल दूंगा और मैं कहूंगा कि हर महीने मुझे 65,666 रुपीज विड्रॉ करने हैं और 7% की रेशियो कॉर्पस बढ़ेगा। तो दोस्तों टोटल 16 साल 3 महीने में यह पैसा रिकवर हो जाएगा। मतलब 2038 में जो आदमी रिटायर हुआ था, जो 60 में मर गया, उस आदमी के स्पाउस को, उस आदमी की पत्नी को उनके डेथ के बाद में 16 साल 3 महीने जिंदा रहना पड़ेगा, तभी टोटल कॉर्पस को रिकवर कर पाएंगे। अगर उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है तो वो कॉर्पस रिकवर नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं सिनारियो लेता हूं उस आदमी का जो 2045 में रिटायर होने वाला है, अगर उनकी डेथ 60 इयर्स में हो जाती है तो उनका कॉर्पस और भी बड़ा था, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 93 लाख रुपीज, और उनको जो पेंशन मिल रही थी वो थी 1,30,000 रुपीज के आसपास। उनके वाइफ को जो पेंशन मिलनी है वो मिलेगी 65,180 रुपीज की, और जो डिफरेंशियल अमाउंट जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया वो बनेगा 61,430 रुपीज का। अभी अगर मैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर में ये कॉर्पस फंड डालता हूं 93 लाख रुपीज का, उसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट रेट लेता हूं और जो विड्रॉल अमाउंट है हर महीने का वो मैं बोलता हूं 61,430 रुपीज का, तो उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति के वाइफ को कम से कम 28 साल 7 महीने जिंदा रहना होगा अगर उनको टोटल पेंशन अमाउंट रिकवर करना है तो। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति जो 2045 में 58 ईयर्स के होने वाले हैं, अगर उनकी डेथ 60 में हो जाती है तो उनके वाइफ को उनकी डेथ के बाद में 28 साल 7 महीने जिंदा रहना है अगर उनको पूरा पैसा रिकवर करना है। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो पैसा रिकवर नहीं होगा, इट विल बी अ टोटल लॉस इन दैट सेंस। तो दोस्तों आपके सामने मैं सिनारियो रखना चाहता था कि अगर आप जिंदा हैं तो आप कब तक रिकवर करेंगे, और अगर आपकी खुदा ना खास्ता 60 साल की उम्र में मौत हो जाती है तो आपकी वाइफ कब तक उसको रिकवर कर सकती है, ताकि आपका जो हार्ड एंड मनी आपने जिंदगी भर बचाकर गवर्नमेंट को दिया है वो आप किसी ना किसी तरह से रिकवर कर लें। अब दोस्तों यहां पर जिनका लॉन्ग टेन्योर बाकी है उनके लिए गवर्नमेंट अनसर्टेनिटीज है, लाइफ अनसर्टेनिटीज है, लेकिन पेंशन अमाउंट एक अच्छा खासा उनको मिल सकता है, उनका रिकवरी पीरियड भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर अगर आप लेना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, ये सोचकर कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं 70 साल तक तो कम से कम जिंदा रहूंगा और गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बदलेंगी क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अगर ये आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं तो यू कैन गो फॉर ईपीएस। अगर आपको लगता है कि ये लीप ऑफ फेथ मैंने नहीं लेनी चाहिए तो फिर यू कैन गो विद अ लमसम ऑप्शन, यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर हायर ईपीएस इन दैट केस। अब यहां से दोस्तों फैसला प्योरली आपका है। मेरा काम था आपके सामने कैलकुलेशन पेश करना। हो सकता है कि यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो चुकी हो सकता है कि कैलकुलेशन में मैंने कुछ अजम्पशंस गलत लिए हो, लेकिन दोस्तों मेरा फोकस मेथोडोलॉजी पर है, ना कि फिगर्स पर। जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक और एनेक्डोट देना चाहता हूं जो शायद आपको काम आ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि 2045 में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, तो देयर इज अ चांस कि दे माइट लूज देयर मनी। तो मैंने एक ऐसा प्लान फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है जिसके चलते अगर वो चाहे तो इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, और शायद अगर वो प्लान सही तरह से वर्क कर गया तो उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको अभी फिगर दिख रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था, आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 1.1 करोड़ के आसपास का, जो आपका पेंशन बनेगा 1.3 लाख के आसपास का बनेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ में अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप 31 जनवरी 1987 को बॉर्न हुए थे। अब दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, आपको एक टर्म प्लान ले लेना है 1.5 करोड़ का। हो सकता है आपने ऑलरेडी कुछ टर्म प्लान लेके रखे होंगे, लेकिन वो आपने अपनी जिंदगी को हेज करने के लिए आपने ले लिए होंगे और उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो चीज है, वो आपकी फैमिली की सोशल सिक्योरिटी गारंटी है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पैसा मिलने वाला है। लेकिन ये जो टर्म प्लान बोल रहा हूं मैं, ये एडिशनल टर्म प्लान होगा। सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो कॉर्पस हम सरकार को वापस करने वाले हैं उसको हेज कर सके। तो दोस्तों आपका 1.1 करोड़ का कॉर्पस बनने वाला है, उसको सेफगार्ड करने के लिए आपने 1.5 करोड़ का एक टर्म प्लान आज की एज में ले लिया। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी हुई है 31 जनवरी 1987, ये अगर आप पॉलिसी बाजार पे जाएंगे और उसके कैलकुलेटर में डालेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे 75 ईयर्स तक का एक टर्म प्लान चाहिए, जहां तक अगर 75 ईयर्स तक मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार वालों को 1.5 करोड़ वापस मिल जाएंगे, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट प्रीमियम आपको पड़ेगा वो होगा 26,570 रुपए। ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है बट फिगर्स डोंट मैटर। और समझ लीजिए कि आपका खुदा ना खास्ता आपका देहांत हो गया 60 साल की उम्र में,
तो उसके बाद आपके परिवार को क्या क्या मिलेगा ये हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आपने 58 की एज से पेंशन लेना शुरू कर दिया और आपकी डेथ अगर 60 इयर्स में हो चुकी है तो आपने 2 साल की पेंशन तो ऑलरेडी उठा ली, मतलब आपने 26-27 लाख तो ऑलरेडी उठा लिए। तो आपका जो कॉर्पस बचा हुआ है 1.1 करोड़ में का वो होगा अप्रोक्सीमेटली 93 लाख रुपीस के आसपास का। अगर समझ लीजिए आपका जो डेथ ईयर है वो है 2047 का और आपने इंश्योरेंस लिया था 2023 में आज की डेट पर, जिसका प्रीमियम पड़ रहा था आपको 26,570 रुपए, तो आप अगले 24 साल तक आपने प्रीमियम पे किया। तो टोटल प्रीमियम आपने पे कितना किया? आपने अप्रोक्सीमेटली 6.3 लाख का प्रीमियम पे कर दिया। लेकिन जब आपकी डेथ हुई तो आपके घर वालों को कितने पैसे मिले? घर वालों को मिले 1.5 करोड़ रुपीस। तो बेसिकली आपके घर वालों को नेट पैसा कितना मिला? आपने प्रीमियम 24 साल तक भरा 6.3 लाख रुपीस का और आपको जो सम अश्योर्ड रिकवर हुई वो ही 1.5 करोड़ की, तो आपके घर वालों को नेट 1.43 करोड़ उनके हाथ में आ चुके थे। और इसके बाद भी, इतना लमसम मिलने के बाद भी आपके स्पाउस को 65,180 रुपीस की पेंशन मिलते रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने कॉर्पस को किसी तरह से हेज कर लेते टर्म प्लान लेकर, तो शायद ही आप कभी नुकसान में जाएंगे और आप एक कंफर्टेबल पेंशन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और कल खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ जल्दी हो जाती है तो आपके परिवार को टर्म प्लान तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी पैसा आपने उनके लिए जिंदगी में बचाया था उससे शायद ज्यादा ही उनको वापस मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो डिस्कशन हमने किया ये आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर करेगा और आपको हेल्प करेगा एक बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। और यही एम रहा है वैल्यू एडिशन विद हर्षवर्धन चैनल का। अगर दोस्तों आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। और दोस्तों मार्केट में एक और पेंशन स्कीम अवेलेबल है जिसको कहते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो में जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप एनपीएस का वीडियो सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एनपीएस के वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।